हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड आप सब इस बात से बिल्कुल अवेयर होंगे कि आईएफपी की हमारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी आईजीपी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की सीरीज चल रही है, सो आज इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट न्यू हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का हमारा कोर्स कंप्लीट है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज वैक के सब्जेक्ट हैं, दोनों कंप्लीट हैं। इवन अब तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी भी कंप्लीट हो चुका है। सो आप इनमें से कोई भी कोर्स अगर पढ़ना चाहें, कोई भी लेक्चर सीरीज देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इवन आप चैनल पर जाकर भी आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी प्रेजेंटली जो हमारा सीरीज चल रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, वो सीरीज चल रही है जिसमें हम आज चैप्टर 4 कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट 2 टॉपिक उसके कवर करेंगे आज। इसके अलावा ड्यू रेगुलर, एनसी वेब, इग्नू, ड्यू एसओएल, ये सारे स्टूडेंट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं चैनल से। जो दिल्ली से बाहर की यूनिवर्सिटी है ना, वो लोग भी इसको जरूर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आप यूनिट वाइज अपना सिलेबस मैच करके आराम से फॉलो कर सकते हैं। कंटेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया जाता है। सो उम्मीद है आप लोग उसका भरपूर यूज कर रहे होंगे, है ना। लाइक कर दिया करो वीडियो को जब भी देखते हो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। इसके अलावा शेयर कर देना भाई। अब एग्जाम टाइम पास आ गया है, बहुत सारे बच्चों को अगर अवेयरनेस नहीं है तो बता दूं, तुम्हारी टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है। तो अब हो जाओ तैयार, एकदम कमर कस लो अपनी, समझ रहे हो, क्योंकि अब टाइम नहीं मिलेगा। मैं भी अभी इस वाले कोर्स को फटाफट आपका कंप्लीट करा दूंगी टाइम से, उसकी आप टेंशन मत लेना। जिम्मेदारी मेरी है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, पढ़ते चलो, मैं पढ़ाती चलूंगी, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना। 5000 का टारगेट है, इतना मेरे को भरोसा है मेरे स्टूडेंट्स में कि वो स्पीड से 5000 का टारगेट बहुत जल्दी पूरा कराएंगे। जो भी स्टूडेंट नया है वो इस चीज का ध्यान रखें कि एग्जामोस्फेयर बीए ग्रेजुएशन करके ना टेलीग्राम पर एक चैनल है, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, कोई न्यू वीडियोस चल रही है, सब कुछ आपको वहां अवेलेबल होता है। सो प्लीज डू ज्वाइन। इसके अलावा एक दो इंपॉर्टेंट बातें, आई नो आप लोग ग्रेजुएशन में हो, बट आपके कोई छोटे बहन भाई या आपके फ्रेंड्स जूनियर्स, अगर किसी को भी जरूरत हो तो मैंने सीयूईटी का पॉलिटिकल साइंस का शुरू किया एक बैच। हालांकि ये ऑनलाइन यूट्यूब पे ही है। मैं उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराऊंगी। सो आई वांट योर सपोर्ट कि स्टूडेंट्स आपसे पूछेंगे डेफिनेटली, है ना। अपने सीनियर्स को पूछते हैं या फिर घर में भी छोटे बहन भाई होते तो वो पूछते हैं। सो आप उनको पॉलिटिकल साइंस के लिए जरूर सजेस्ट करना एग्जामोस्फेयर को, चैप्टर वाइज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके। आप लोगों ने देखी भी होगी, मैंने एक रिजल्ट शेयर किया था अपने एक स्टूडेंट का, मतलब स्क्रीनशॉट देखा होगा, वो क्लिप भी शेयर की। 200 में से 200 का स्कोर रहा है मेरे ही स्टूडेंट का, ठीक है। और मतलब ड्यू के अच्छे अच्छे रेगुलर कॉलेजेस में हैं मेरे स्टूडेंट, मैत्री में, मिरांडा में, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में। सो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां मेरे स्टूडेंट हैं और जो उनका ड्रीम कॉलेज था वहां उनका एडमिशन हुआ है, राइट। सो आप लोग उनको हेल्प करना, इतनी तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ मेरे स्टूडेंट से, है ना। सो जरूर शेयर कर देना आप लोग ये न्यूज उन लोगों को। इसके अलावा शुरू करते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का चैप्टर 4, यूनिट 4, सोशल स्ट्रक्चर इन पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति में सामाजिक संरचना, जिसमें हम फोकस करने वाले हैं कास्ट एंड क्लास, जाति और वर्ग के ऊपर। आई ट्राई कि मैं दोनों को कंप्लीट करा दूं, अदरवाइज कास्ट कंप्लीट कर लेंगे, क्लास का जितना हो पाएगा उतना करेंगे एक टाइम बाउंडेशन के अंदर, है ना, ताकि आप लोग भी बोर ना हो। फटाफट शुरू करते हैं। एक बात और है, देखो बहुत ईजी है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राइटर के नेम होंगे, थिंकर्स के नेम होंगे, तो जरूर उनको मार्क कर लेना या फिर नोट डाउन कर लेना नोट्स बनाते हुए। देखो अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ये सबसे बहुत बेसिक सी बात है कि हम इंडिया में रह रहे हैं, यू नो। इंडिया का जो पावर स्ट्रक्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, हमें पता है कि कास्ट, क्लास, पेट्रियार्की, एक्चुअली आपकी जो यूनिट है ये 4th, उसमें कास्ट, क्लास और पेट्रियार्की, ये 3 चीजें जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। कास्ट अब सब समझते हो, जाति से रिलेटेड है जो, है ना। क्लास जो वर्ग से रिलेटेड होता है ना, जिसमें आपकी क्लासेस आ जाती हैं, वर्ग आ जाते हैं अलग अलग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, या फिर हम ऐसे कह देते हैं नॉर्मली हाई क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं। पेट्रियार्की मतलब आप समझ रहे हो, पितृसत्ता, जहां पर पेट्रियार्की से समझ में आ रहा है जहां पर पापा का शासन हो, जहां पर मेल्स का शासन होता है। कहने का मतलब पापा का इन द सेंस पापा मेल है, इसलिए आपको ये पापा करके वर्ड बोला ताकि आप इसको रिलेट कर पाए, ठीक है। बेसिकली पेट्रियार्की का मतलब ये है जहां पर मेल सुपीरियर होते हैं और फीमेल्स हमेशा इंफीरियर होती है, ठीक है। पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी। इसके अलावा इजी है, बहुत इजी है, डे टू डे लाइफ की चीजें हैं, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। ये बात सही है, अगर आप इंडिया का ट्रेडिशन देखोगे, इंडिया की चीजें देखोगे, तो बहुत लंबे टाइम से अगर आप देखोगे कि इंडिया की बहुत सारी चीजें जो मतलब
कहते हैं ना पूरा स्पैन ऑफ टाइम देखोगे तो हमारी आधी से ज्यादा चीजें वही चल रही है जो हमारा ट्रेडिशनल चल रही है, मतलब परंपरागत रूप से चल रही है, परंपराओं में चल रही है। तो जो विरासत में मिला है हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, इनहेरिटेड है। ठीक है, ये बात सही है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप ये जो स्ट्रक्चर है ना आप इसको समझने की कोशिश करो। हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, देखो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की थॉट्स देते हैं, अलग अलग व्यूज देते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता ना मैं तुमसे बोलूं कि कोई एक पर्टिकुलर चीज की डिफाइन बताओ तो तुम्हारे हिसाब से कुछ और होगी, मेरे हिसाब से कुछ और होगी, किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे यार वो कोई और डिफाइन देंगे, तो कोई फिक्स नहीं है। सो कहने का मतलब है सबने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दी है। तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं जिन्होंने टाइम के हिसाब से अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी है या बातें की है। एक चीज और है, आप ये भी जानोगे इसी में ही, इसी सीरीज में, कि किस तरीके से चीजें फंक्शन करती हैं, किस तरीके से ये सिनेरियो को ही चेंज कर देती है, पूरा परिवेश ही बदल देती हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली। अगर आप देखोगे मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश में ये चीजें कितनी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो सब आप इसमें समझोगे। एक चीज और है, हमें ये भी समझने की जरूरत है आज के टाइम पे जो हमारी पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से इमर्ज हो रही है ना। भारतीय राजनीति को समझने की बहुत जरूरत है कि किस तरीके से हम अपने जो टेनेंट्स हैं या अपने सिद्धांत हैं उनको समझें, कि किस तरीके से हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं जरूरत के हिसाब से। इसमें हम ये भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो इंडिया का पावर स्ट्रक्चर है वो किस पर बेस है, देखा जाए तो कास्ट के ऊपर बेस है। हमारी जो रिलेशनशिप है पॉलिटिक्स के साथ वो कैसी है, तो आप इसको इंटरप्रेट करोगे, मतलब आप भी समझ पाओगे और मैं भी इसको यही समझाने की कोशिश करूंगी आपको कि किस तरीके से पॉलिटिक्स के ऊपर कास्ट का क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस तरीके से इनएलिनेबल पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट का और पॉलिटिक्स का। क्योंकि विदाउट दिस, वो कहते हैं ना कास्ट के नाम की पॉलिटिक्स भी तो खूब होती है, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं होती। ठीक है, सो अपन वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कास्ट हमें पता है, अगर हम कास्ट की बात करते हैं तो बेसिकली देखो कास्ट तो बहुत सारी हैं आपकी, पर जब हम स्पेशली कास्ट को कहकर डिनोट कर रहे हैं तो आप यहाँ शेड्यूल कास्ट है ना, या फिर डिप्रेस्ड क्लास भी बोल देते हैं हम इसको, मतलब अनुसूचित जाति या दलित वर्ग, उनके बारे में हम ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या सफर किया गया, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, जो जो मेन होगा अपने सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ वो समझेंगे। ये बात सही है कि जो सोशल ग्रुप है हम उसको कैटेगराइज करते हैं, मतलब जो दलित्स होते हैं या फिर जो आप कह दो जो एससी वाली कैटेगरी वाले हमारे हैं, आप देखोगे उसमें पुअरेस्ट, ठीक है, या फिर मोस्ट सबॉर्डिनेट जो टर्म है वो है ये। ठीक है, कि आप उसको यूज करते हो क्योंकि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे, सो ये वो वाली बात है कि ये लोग सबसे ज्यादा पीछे रह गए हैं, इनको डेवलपमेंट नहीं मिल पाया, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल पाई, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा सफर की है, चांसेस ही नहीं मिले, है ना। तो वो सब है इसमें। इसके अलावा 5 स्टेट ऐसे हैं आपके, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, जहां कहा जाता है अगर एनालाइज किया जाए तो एससी का जो पॉपुलेशन है ना एससी की, वो यहाँ पर मोर देन हाफ है, मतलब आधी से ज्यादा भी आपको यहाँ मिलेंगे इन 5 स्टेट्स में। इसके अलावा आप ये देखोगे शेड्यूल जो कास्ट है वो बिलोंग किससे करती है, मतलब अनुसूचित जो जाति है, आप ये देखोगे वो कास्ट, वो रेस, वो ट्राइब्स या फिर वो पार्ट ऑफ ग्रुप जिनकी आप देखोगे कास्ट, रेस, ट्राइब, जो आप देखोगे जिसको आर्टिकल 341 में रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको जगह दी गई है ताकि इनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, इनकी आइडेंटिटी बची रहे, ये खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। क्योंकि हालांकि देखा जाए तो कास्ट वास्ट सब बनाया ह्यूमन ने ही है, ठीक है, अपने ही हिसाब से चीजें लोगों ने मिस इंटरप्रेट की है। ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू डू इन दिस, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम अपने जो टॉपिक है उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये वाली चीज है। इसके अलावा ये बात भी सही है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेप्रिवेशन पर्टिकुलरली सोशो इकोनॉमिक दैट डे। अब देखो अगर आप इसको एक कहते हैं ना हेरार्कल वे में समझोगे तो ये बात सही है कि एक नॉर्मल इमेजिन करो कि एक पर्सन है, ठीक है, हालांकि आई विल ट्राई कि मैं इसको प्रॉपर बना पाऊं। ठीक है, सो ये पर्सन है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ऐसा कहा जाता है, चलो उसको थोड़ा सा स्माइल करता हुआ बना लेते हैं, है ना, कि अगर आप देखोगे तो ब्राह्मण मुख से है ना, तो ये जो ब्राह्मण वाला आप ये स्ट्रक्चर में देखोगे कि ब्राह्मण आपके सबसे पहले आते हैं, ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, उसके बाद वैश्य आते हैं, उसके बाद शूद्रास आते हैं। ठीक है, अब देखो समझने की बात, इसको एक बॉडी स्ट्रक्चर से फॉलो अप करते हैं। अगर ये 1 नंबर है, मतलब मुख से ब्राह्मण, हाथ से भुजाओं से कौन है, क्षत्रिय, ठीक है, उसके बाद जो हमारी जांग है ना, मतलब आप इसको इमेजिन करें, ठीक है, सो ये क्या है, वैश्य, और बिल्कुल पैरों में शूद्रा, ठीक है, इनको शूद्रास माना गया। अब देखो सबकी कैटेगरी है, जो प्रीस्ट होते हैं, जो पंडित होते हैं वो आपके ब्राह्मण माने जाते हैं, क्षत्रिय जो वॉरियर होते हैं, जो युद्ध के मैदान में उतरते हैं, वैश्य जो मर्चेंट्स या लैंड ऑनर्स होते हैं, मतलब जो भी व्यापारी होते हैं। ठीक है, तो आप ये देखोगे इसमें मर्चेंट्स मतलब जो व्यापारी होते हैं या फिर जो लैंड ऑनर्स होते हैं, ठीक है, वो आते हैं जो 3rd नंबर पे। 4th में कौन आते हैं,
जो बिल्कुल एक होते हैं ना, जैसे पीजेंट्स हो गए या फिर जो सर्वेंट्स हो गए, वो आते हैं। तो आप ये समझ लो कि किस तरीके से उसको मतलब बाइफरकेट किया। हालांकि ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं पहले से, हमें पता है। सो ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे कि जो हमारा बेसिकली मतलब आप हिंदू का सोशल स्ट्रक्चर देखोगे, सो हमें ना मतलब ऐसा लगता है या फिर ऐसे स्टडी की जाती है कि बिल्कुल लो पोजीशन पे ऑक्यूपाई करता है। ये बात सही है कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज में इनको इनएडिकेट रिप्रेजेंटेशन मिलता है, मतलब पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब जितना इनको प्रतिनिधित्व होना चाहिए उतना नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इनएडिकेट रिप्रेजेंटेटेड, अगर आप देखोगे इनको ट्रेड में, कॉमर्स में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, आपको ये फिर भी थोड़ा बहुत दिखेंगे, सफर करते हैं सोशल और फिजिकल एक्सक्लूजन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कम्युनिटी। ऐसा रहा है ना कि अगर आप शुरुआत में देखोगे जो दलित थे उनको कम्युनिटी का पार्ट नहीं माना जाता था, उनको हर चीज से बाहर कर दिया जाता था। इवन इसमें सोशल और फिजिकल एक्सक्लूजन तो है ही कि आप उस गांव से नहीं निकल सकते, या कोई कल्चर है आप उसका पार्ट नहीं बन सकते, मंदिर नहीं जा सकते। इसके अलावा एजुकेशन भी, एजुकेशन लेना अलाउ नहीं था। या फिर आज देखो अम्बेडकर जयंती है, सो आप इस चीज को और भी रिलेट कर पाओगे कि अम्बेडकर की कहानी हम सबको याद है कि किस तरीके से उन्होंने सफर किया था ड्यू टू कास्ट, राइट। हम सब ने पढ़ा है ये, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स को ही पता, ओनली वी ऑल नो दैट, राइट। चाहे हम कॉमर्स वाले चाहे हम साइंस वाले हैं, क्योंकि ये सब हमने 6th-7th में ही एनसीईआरटी में पढ़ी है, वो स्टोरीज जो दे रखी है, ठीक है। सो ये बात सही है कि इनको बहुत सारी चीजों में सफर करना पड़ा, लैक ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, और इसी वजह से भाई इनकी पूरी कम्युनिटी का एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो इसीलिए तो आप देखोगे ना कि इसीलिए फिर रिजर्वेशन वाली चीजें आई धीरे धीरे, ठीक है। सो पावर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे कास्ट का सोशल पर्सपेक्टिव से, सामाजिक परिप्रेक्ष्य से, जाति की एक होता है ना शक्ति संरचना। सो देखो कास्ट को हम जाति भी कहते हैं, ये बहुत कॉमन सी बात है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। हम इसको कैसे मानते हैं, बर्थ से, मतलब ये ऐसा ही होता है ना आज के टाइम पे कि आप जिस भी कास्ट में पैदा हुए हो, मतलब धर्म एक अलग चीज है, कास्ट एक अलग चीज है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी बात ये, पहले कास्ट काम के आधार पे होती थी, अभी आप ये स्ट्रक्चर देखो, आपको इससे पता नहीं चल रहा कि ये काम के आधार पर है, सब कुछ जो भी है यहाँ पे काम के आधार पर है। पर धीरे धीरे सिनेरियो चेंज होता है, और ये चीजें किस में चेंज हो जाती हैं, ये आ जाती हैं सीधा सीधा बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर, कि आपने जिस घर में जन्म लिया आप उसी कास्ट के हो गए। जबकि इनिशियली ऐसा नहीं था, जो जैसा काम करता था वो उस हिसाब से उस कैटेगरी में लाई करता था, ठीक है। हालांकि बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, पर अपन उस डिबेट में नहीं जाएंगे। इसके अलावा कास्ट को अगर आप देखोगे तो एक क्लोज्ड रैंक ग्रुप माना जाता है, क्लोज्ड हो जाता है ना यार, ओपन थॉट तो है नहीं कास्ट का। क्योंकि अगर हमने कास्ट की बात कर ली, ये हमारी जाति के लोग हैं या फिर ये उस जाति के लोग हैं, तो दैट मीन्स कि आप क्लोज्ड रैंक ग्रुप की बात कर रहे हो, ठीक है। कल्चरल सिस्टम व्यूड दिस एज अ सेट ऑफ वैल्यू, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब यह है कि हर जाति का, हर कास्ट का अपना अपना कल्चर सिस्टम है, अपने अपने वैल्यूज हैं, अपने अपने बिलीव्स हैं, अपने अपनी प्रैक्टिसेस हैं जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं, मूल्य, विश्वास और प्रथा, है ना, ये सब अपना इंडिविजुअली, मतलब इंडिविजुअल कास्ट अपने अपने तरीके से फॉलो अप कर रही है। कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर, ऐसा कहा जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, इससे रिलेटेड है। अगर हम कास्ट को पढ़ते हैं तो हम हमेशा प्योरिटी और पॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि जो अपर कास्ट है वो हमेशा लोअर कास्ट को क्या मानती है कि ये कैसे है, अनप्योर है। हालांकि मानती है, मतलब इसलिए बोला क्योंकि आज भी ये चीज एग्जिस्ट करती है, भले ही बहुत लोएस्ट लेवल पर या फिर बहुत कम, बट स्टिल एग्जिस्ट करती है। बात आप और मैं दोनों जानते हैं। बट इनिशियली अगर देखोगे शुरुआत में तो ये भर भर के फॉलो अप होती थी, ठीक है। तभी तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमने, या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, क्योंकि हम तो थे ही नहीं डेफिनेटली, बट अम्बेडकर को इसीलिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भूल नहीं सकते हम इन सारी चीजों में, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन से माना जाता है कि हाँ भाई, जो अपर कास्ट है उसको प्योर मान लिया जाता है, जो लोअर है उसको पोल्यूटेड मान लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर पांडुलिपि के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको बोला गया कि वो अपर मोस्ट रैंक है, मतलब वो सबसे ऊपर वाली क्लास है, ठीक है। फिर उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ठीक है। जो शूद्रास हैं वो अनटचेबल हो जाते हैं बिल्कुल ही, मतलब शूद्रास तक आते आते वो ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल कि आप उनको छू नहीं सकते, डिस्क्रिमिनेशन करोगे उनके साथ, बहुत सारी डिसेबिलिटीज उनके साथ फॉलो अप होती है। जबकि देखा जाए तो वो चीज गलत थी, ठीक है। बट हम एक कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं बस, तो आप बस उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ समझें ताकि आप आंसर फ्रेम कर पाए। बहुत ज्यादा दिल से नहीं सोच रहे हैं इस वाले टॉपिक को, क्योंकि आई नो कि वो इमोशंस हमारे थोड़े से हर्ट होते हैं, सेंटिमेंट्स कनेक्टेड हैं, आई अंडरस्टैंड दिस, और अब उनको वैल्यू भी करनी चाहिए। बट अभी हम आंसर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। डिनायल ऑफ एक्सेस टू पब्लिक फैसिलिटी। देखो जो शूद्रास थे उनके साथ किस किस तरीके के व्यवहार होते थे। पब्लिक फैसिलिटीज को ज्वाइन करने का मतलब कोई उनको राइट नहीं था, मतलब सार्वजनिक जो भी सुविधाएं हैं, मतलब
रोड, कुआं, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, स्कूल्स, मतलब ये जितने भी चीजें हैं जो सब मिलकर यूज कर सकते हैं, ठीक है, उन लोगों को अलाउ नहीं था। वो बात सुनी है ना कि नॉर्मल सेम कुएं से पानी नहीं पिएंगे, समझ रहे हो, सेम रोड से सफर नहीं करेंगे, मंदिर में नहीं जाने देंगे, मतलब जिस रास्ते से वो जा रहे हैं उस रास्ते से नहीं निकलने देंगे, या फिर परछाई भी ना आ जाए, सारी चीजें अपन ने सुनी हुई है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन, एक्सेस टू टेम्पल, टेम्पल में जाने का प्रतिबंध, ठीक है। इसके अलावा वेदास नहीं पढ़ सकते आप, होली मैन नहीं बन सकते, मतलब एक पवित्र व्यक्ति नहीं बन सकते। एक्सक्लूड फ्रॉम ऑनरेबल एंड प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशंस, पहले ऑक्यूपेशंस भाई हर तरीके के होते थे। कहने का मतलब अगर कोई शूद्रा है और अगर वो अपने से अपर वाला पार्ट करना चाहता है, जैसे क्षत्रिय का कोई काम करना चाहता है, तो वो अलाउ नहीं करेंगे उसको, ठीक है। इसके अलावा कंफर्ट और लग्जरी गुड्स को आप यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा जैसे हॉर्स बैक के ऊपर या बाईसाइकिल के ऊपर राइड सब कर देते, सब मतलब जो भी अपर वाले होते थे, इन लोगों को स्पेशली बना था। अम्ब्रेला यूज नहीं कर सकते, गोल्ड सिल्वर नहीं पहन सकते, मतलब कैन यू बिलीव दिस की कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा जो ब्राइड्स हैं, वो जो डोली में जाती है, वो ब्राइड्स उन डोली को यूज नहीं कर सकती। कैन यू बिलीव कि किस तरीके का ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन था, बट ये सारी चीजें होती थी। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस टू सर्विस, जो भी आपको सेवाएं जो नॉर्मली मिलती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा बर्तन अलग होंगे बिल्कुल ही, ठीक है, जो यूटेंसिल्स हैं वो बिल्कुल ही अलग होंगे, ये चीज। इसके अलावा इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो कास्ट को एक क्लोज सिस्टम की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत क्लोज्ड है, बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड है, ठीक है। यहाँ पर जनरेशन वाइज, मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, सिमिलर काम को अडॉप्ट किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट का कोई बंदा है, मान लो, मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। जैसे ब्राह्मण का ही ले लो, ठीक है, कि अगर वो प्रीस्ट है, वो पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो पापा भी यही कर रहे हैं, बेटा भी यही करेगा। बेटे को अगर लड़ने का शौक है तो वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो नीचे वाला पर्सन है वो ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। ये टर्म एंड कंडीशन, और ये सबसे ज्यादा जो कंडीशन थी ना, ऊपर की जो 3 है उनमें तो फर्स्ट वाली तो बिल्कुल सेपरेट कर दो, सेकंड थर्ड में फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा वो था कि हाँ चलो जरूरत है, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी वाली बात आ जाती थी। पर फोर्थ वाला तो बिल्कुल ही अलग, सेपरेट एकदम, कि वो ऊपर जा ही नहीं सकते, है ना। अगर आप इस कॉन्ट्रास्ट में देखोगे मॉडर्न वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, मतलब अगर आप वेस्टर्न की सोसाइटी देखोगे, बड़ा ओपन सिस्टम है वहां पर इन सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है कि जो हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपना काम चुन सकता था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये फादर है तो इनका जो मतलब जो भी सन है, या फिर मतलब चलो बेटा बेटी, हालांकि पहले तो ऑक्यूपेशन के कॉन्टेक्स्ट में लड़के ही करते थे, है ना, ये तो अब चेंज आए सारे, जिसमें विमेंस ने डिमांड वगैरह की, तो उसको फादर और सन के कॉन्टेक्स्ट में ही समझो कि बेटा भी वही सेम ऑक्यूपेशन फॉलो करेगा। ये इंडिया का कल्चर था, बट अगर आप वेस्टर्न देखोगे तो वहाँ ओपन सिस्टम था, वो अपने हिसाब से अपनी जो भी एबिलिटी है अपने हिसाब से क्या करते कोई भी ऑक्यूपेशन ज्वाइन कर लेते, ठीक है। और ये वाली बात जो है ये क्लास सिस्टम से काफी डिफरेंट है। क्लास को और कास्ट को प्लीज मिक्स मत करना, कास्ट इज डिफरेंट, क्लास इज डिफरेंट, ठीक है। क्लास जो कास्ट है वो बहुत ट्रेडिशनल है, क्लास धीरे धीरे इमर्ज होती है जैसे जैसे सेक्युलराइजेशन होता है ना ऑक्यूपेशन का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब देखो एक बात और है, टाइम के हिसाब से चीजें चेंज हो रही है। अभी मैंने क्या बताया, ये सारी की सारी चीजें ना पहले क्या थी, जो काम चल रहा है काम के आधार पर सारा डिवीजन था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जन्म के आधार पे होने लगा। जब लोग काम करने लगे अपने हिसाब से ऑक्यूपेशन वगैरह देखने लग गए कि हाँ भाई मैं अगर क्षत्रिय हूँ पर मुझे अगर ऐसा लगता है कि मैं लैंड ऑनर का काम बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, तो ठीक है, मैं जरूरी नहीं कि मैं फाइटिंग वगैरह में ही जाऊँ, ये सारी चीजों का पार्ट बनूं, ठीक है। या फिर कोई ऐसे नीचे पर्सन है, उसको ये लगता है कि मैं ऊपर आके वॉरियर क्लास में आ सकता हूँ या फिर वो काम बेटर कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतना बल है, तो वो उसमें आने लगा। तो ऑक्यूपेशन जब आने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा, है ना, तो ऐसे में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे क्लास इमर्ज होने शुरू हुई, तो इस तरीके से क्लास आई, थोड़ी सी इंटरलिंक है, ठीक है। अब एक नॉर्मल चीज, क्लास को डिटेल में अभी रुक के पढ़ेंगे जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अभी हम कास्ट के ऊपर है। अंबेडकर का अगर आप देखोगे ना, अंबेडकर के व्यूज कास्ट के ऊपर, तो क्या क्या व्यूज थे, वो अंबेडकर कहते हैं, वो कहते हैं फर्स्ट आर्टिकुलेटेड इंडियन सोसाइटी। वो ये कहते हैं कि अब कहते हैं मतलब कि पहली बार उन्होंने अपनी बात आर्टिकुलेट की, मतलब अपनी बात रखी इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट नथिंग कैन बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ कास्ट, मतलब उनका ये मानना था कि जाति की बुनियाद पर ना कुछ भी नहीं बन सकता। मतलब वो ये कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी करना है और आप कास्ट को बीच में ले आओ तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरे हाथ उनका एक वर्क है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इनकी किताब है, बहुत शानदार किताब है, आप चाहो तो लिख सकते हो उसको, कभी इन्वर्टेड कॉमा में दिया, अंडरलाइन करके लिखाना अपने आंसर में, ठीक है। वहां उन्होंने कहा कि वो इस बात को बिलीव करते हैं दैट एनीथिंग दैट इज बिल्ड ऑन कास्ट इज गोइंग टू क्रिएट इनइक्वालिटी विद इन। वो ये कहते हैं कि जो भी काम आपने जाति के आधार पर, मतलब कास्ट के आधार पर किया ना, ये सोचकर कि ये इस कास्ट का इसलिए, तो कह रहे हैं कि जहां कास्ट आई वहां इनइक्वालिटी आएगी ही आएगी। तो ये एक आप फॉर्मूला बना सकते हो, कास्ट इज इक्वल टू इनइक्वालिटी, बहुत कॉमन सी बात है,
क्योंकि जहां आपने जात की बात कर दी भाई साहब, वहां तो आप भेदभाव कर ही दोगे फिर, राइट। सो ये बात अम्बेडकर ने कही। जो कॉन्सेप्ट है ऑफ ग्रेडेड प्योरिटी है ना, मतलब ऐसा कहा जाता है ना बिल्कुल ही एकदम रिजिडली शुद्धता वाला, है ना, वो ये कहते हैं कि ये जो कोर ऑफ सच हेरारिकल जो डिवीजन है, हेरारिकल डिवीजन ये वाला है ना। सो इंडियन सोसाइटी में किस बिहाफ पर है, कास्ट के बिहाफ पर, कि इंडिविजुअल किस कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। ये बात सही है कि अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझे तो बहुत सारी मतलब ऐसे लोकल कैटेगरीज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप एसोसिएट करोगे कास्ट के साथ, वर्ण, जाति, ठीक है, जाट, मतलब ये सारी की सारी ऐसी चीजें, जात बोल दो, जाति कह लो, वर्ण कह लो, ऐसी चीजें जिसके भी पर आपको दिखता है कि हाँ किस तरीके से डिवीजन हो रखा है। नेक्स्ट है, आप देखोगे 4 क्लासेस जिनकी आपने बात करी, भाई चारों डिफरेंट है, और ऐसा नहीं है कि ओनली डिफरेंट ही है, वो ये कह रहे हैं सबका अनइक्वल स्टेटस भी है हेरारिकल सिस्टम में, क्योंकि ये वाली बात सही है। और इसी की वजह से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर इक्वल नीड फुलफिल नहीं हो रही, इक्वल वर्क नहीं मिल रहा आपकी एबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ बेसिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवार्ड फॉर लेबर, वो कह रहे हैं कि जैसा आपको काम के हिसाब से आपको रिवार्ड मिलना चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए बदले में श्रम, वो नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। और वो इस चीज को प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट हो रही है, मतलब कि ऐसे उत्तराधिकारी चल रहा है ना, मतलब आपका पूरा विरासत में चल रही हैं चीजें, पापा भी ये कर रहे थे इसलिए मैं भी यही कर रहा हूँ, मतलब ये हमारा तो वो वाला काम हो गया जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। ही सेज दैट हिंदू सोशल ऑर्डर, वो कहते हैं हिंदू सोशल ऑर्डर में सबसे ज्यादा वर्ण वाली चीज आती है, ठीक है, और क्लास एज द यूनिटी ऑफ सोसाइटी रेदर देन एन इंडिविजुअल। वो ये कहते हैं कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में एक इंडिविजुअल के बजाय अगर आप बात करो एक इंसान, आप बात करो वर्ण या क्लास, तो लोग किसको ज्यादा फॉलो करेंगे, ना कि इंडिविजुअल को, वो कहेंगे हमें तो वर्ण और क्लास चाहिए, ठीक है। उन्होंने अपनी किताब एनिलेशन ऑफ कास्ट में अपना ओपिनियन दिया, उन्होंने कहा कास्ट ना सिर्फ एक नोशन है, एक ऐसी धारणा है, और ये मन की अवस्था है, मतलब आपने सिर्फ ना मन में मान लिया। सो उन्होंने कहा कि ये माइंड का गेम है ना, मतलब वो ये कह रहे हैं एक तरीके से कि आपने सिर्फ दिमाग में सोच लिया कि अछूत है, या फिर आपने एक धारणा बना ली कि दलित हैं तो ऐसा ऐसा है, इसी की वजह से क्या होता है, इनहेलेट होता है ना। उन्होंने इनहेलेट द कास्ट सिस्टम में यही तो बताया कि यही चीजें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और वो कहते हैं इसी चीज को आपको खत्म करना है कि आप एक बार दिमाग से चीजें खत्म करोगे ना, तो धीरे धीरे चीज वैसे भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसको डिस्ट्रॉय करना है तो आपको उस बिलीफ को खत्म करना पड़ेगा जो आप शास्त्र से फॉलो करते आ रहे हो। उन्होंने एम्फेसाइज किया, उन्होंने जोर दिया ऑन द नीड टू फॉर्मुलेट पॉलिटिकल लॉज इन अ constitutional way in order to dismantle the caste system to promote well-being and empower the vulnerable people owning lower status। कहने का मतलब ये, आपको पता है उनको हम संविधान के पिता भी कहते हैं या फिर फादर भी कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फादर बोला जाता है। इसके अलावा उन्होंने देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान दिया और उसके ऊपर बहुत सारे सजेशंस देकर सब चीजें ठीक कराई। ये बात सही है कि उनकी नीड है ऐसी, क्या कि वो ऐसा कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किस चीज के ऊपर, लॉ बनाने के ऊपर। उनके हिसाब से था कि कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब वो कह रहे वर्बली कुछ नहीं होगा या फिर ऐसे पॉलिसी वॉलिसी बना, तो नहीं, पूरा संविधान के अंदर पूरे रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, पूरे लॉ फॉर्मुलेट कराए ताकि कास्ट सिस्टम को खत्म किया जाए और इन सबके वेलबींग को प्रमोट किया जाए कि सबका भला हो सके, सबके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि ये लोग जो इतना पिछड़ गए हैं, पीछे हो गए हैं, इनको भी बराबरी मिल सके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर अप्रोच देखोगे आप टूवर्ड्स दलित एम्पावरमेंट, क्योंकि देखो दलित को अब एम्पावरमेंट करने की जरूरत थी, उनको सशक्त करने की जरूरत है, क्योंकि शुरुआत में इतना डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इतनी चीजें हो गई कि वो कभी विकास ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनको फैसिलिटीज ही नहीं मिली, इतना सारा ट्रबल रहा। तो ऐसे में अप्रोच एंड इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ अप्रोचेस ली, कुछ कुछ इंटरवेंशन किए ताकि ये अपलिफ्ट कर सके, मतलब ऊपर उठा सके शेड्यूल कास्ट को। तो क्या क्या था, एक दो चीजें, टू ओवरकम द डेप्रिवेशन, कहने का मतलब है कि जो मतलब एक होता है ना कि पिछड़ी जातियों के साथ जो इतने टाइम से पूरा बहिष्कार किया गया, बैकवर्ड क्लास की, बैकवर्ड जो कास्ट है आपका, ठीक है। सो उन सबको कोशिश ये की गई कि आप उनको सोसाइटी में सबके साथ लेके चलोगे, मतलब आप उनको समाज का हिस्सा मानोगे और कोशिश ये की जाएगी कि सबको आप इक्वल ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। एक चीज और है, बोला गया कि आप इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, मतलब उनको इनकरेज किया जाएगा, उनको हिम्मत दी जाएगी, उनको बोला जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा कि आप बढ़ चढ़कर भागीदारी करो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोसेस में, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी प्रक्रियाएं, हर चीज में पार्टिसिपेट करो आप, ठीक है। और कंट्री आपको हेल्प करेगी प्रोटेक्ट करने में, आपको एक्सक्लूशन फील नहीं कराया जाएगा, जैसे पहले बहिष्कार कर दिया जाता था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब पार्ट हो तो आपको पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी और किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके साथ। तो ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली आई, ठीक है। आप ये भी देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, देखो आपको बताया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने फैसिलिटेट किया हुआ है
डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप देखोगे आर्टिकल 46, जहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रमोट करेगा स्पेशल केयर एजुकेशनल सेक्टर में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, किसके लिए, वीकर सेक्शन के लिए, जो भी आपके समाज का वीकर सेक्शन है, ठीक है। पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट की बात बोली, शेड्यूल ट्राइब्स की बात बोली कि इनको प्रोटेक्ट करना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको सोशल इनजस्टिस अब फेस नहीं करने देना, जितने भी फॉर्म का एक्सप्लॉयटेशन है उस सब से इनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। सो आर्टिकल 46 में बोली, तो आर्टिकल 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर मार्क कर देना। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए गए शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। आप देखोगे फंडामेंटल राइट पार्ट 3, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, और पार्ट 4 में डीपीएसपी है। इसमें पूरा पूरा आप देखोगे कि मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए स्पेशल राइट्स दे रखे हैं ताकि ये अपना डेवलपमेंट प्रॉपर कर पाए। नेक्स्ट आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी देता है, कुछ कुछ आर्टिकल्स के थ्रू ये चीज समझो, ठीक है। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब आप सबको इक्वल ट्रीट करोगे, आपकी कोई भी कास्ट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कानून है तो कानून के आंख पे इसीलिए पट्टी बंदी हुई दिखाई जाती है कि मेरे को नहीं जानना आपके क्या जाती है, मेरे को नहीं जानना आपकी क्या क्लास है, मैं सिर्फ न्याय दूंगा, ठीक है। 15(4) में एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास फॉर एससी, कहने का मतलब है कि जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो चुके हैं आप उनको हेल्प करोगे। 16(4) में आप देखोगे यहाँ रिजर्वेशन की बात हुई कि मतलब जहां भी अपॉइंटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो फेवर किया जाएगा बैकवर्ड कास्ट और सिटीजन्स को, ठीक है। 17 में अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना, मतलब जैसे हम छुआछूत के नाम पर वो करते थे ना भेदभाव, कि अगर मतलब पहले ये होता था कि कोई भी छोटी कास्ट अगर बराबर से निकल भी गई, परछाई भी पड़ गई, हल्का टच भी होकर उनको लगता है भाई हमारे साथ तो मतलब तुमने गंदा कर दिया। तो यार ह्यूमैनिटी के नाते सोचोगे कितनी गलत बात है कि मतलब आप ऐसा किसी को कैसे बोल सकते हो। तो इस चीज को खत्म किया गया, इस प्रैक्टिस को आर्टिकल 17 के थ्रू। इसके अलावा आर्टिकल 46 देखो, ये डीपीएसपी का है, जो प्रमोट करता है स्पेशल केयर एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शन का, कि सोसाइटी में जितने भी वीकर सेक्शन है सबको आप स्पेशल केयर दोगे एजुकेशनल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, ठीक है। प्रॉमिस करता है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, आपके साथ इनजस्टिस ना हो, सारे एक्सप्लॉयटेशन से आपको बचा के रखेंगे। आपने अभी पढ़ा ही था 46। 330 में ये इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात हो रही है, एससी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड 335 में सर्विसेज में, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया में लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है तो रिजर्वेशन मिलता है एससी को, ठीक है, एससी एसटी को दोनों को। 335 में क्या है, मेजर ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि अगर जरूरत लगेगी तो सकारात्मक भेदभाव का भी आप वो कर सकते हो। ये भेदभाव कैसे होगा, ऐसे कि जैसे कई बार बोल देते हैं ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि जो जनरल वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे तो इनसे भी ज्यादा मार्क्स आए, इनके कम मार्क्स आने के बाद भी आपने इनको अलाउ कर दिया। अरे यार पीछे मुड़ के देखो कि वो कितना मतलब कितना स्ट्रगल करके आए हैं, क्या क्या फेस किया है, अपन ने तो उसका 1% भी फेस नहीं किया, और फिर हम अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत गलत है ना। तो इस वाली चीज का थोड़ा सा मतलब कि उन लोगों को वो करने के लिए तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं इसको। 340 में आप देखोगे तो ये कोशिश करते हैं कि अपॉइंट करें ऐसे कमीशन को जो इन्वेस्टिगेट कर सके कि हाँ जहां जहां जरूरत है वहां आप एम्पावर कर सको, है ना, मतलब सोसाइटी में एजुकेशनल बैकवर्डनेस में इन सबको ठीक कर सको, ठीक है, उसका अधिकार है। 341(2) में आप देखोगे स्पेसिफाई द कास्ट टू बी डीम्ड एज एससी, कहने का मतलब ये है कि जो अनुसूचित जाति के रूप में जो समझाने वाली जाति है वो इसके अंदर आती हैं, तो आप उनको इंपॉर्टेंट पॉलिसीज का पार्ट बनाते हो या फिर इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं आप उसमें रिजर्वेशन देते हो। ये बात सही है कि रिजर्वेशन की पॉलिसी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट की सर्विसेज में, स्टेट की कोई सर्विसेज हो गई, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल बॉडीज हो गई, तो यहाँ आपको इजीली क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। एंटी डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब ये ऐसा पार्ट है जहां एंटी डिस्क्रिमिनेटरी है या फिर प्रोटेक्टिव मेजर से आप पूरा वो रिजर्वेशन फॉलो अप कराते हो, ठीक है। कास्ट मॉडर्निटी एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग इंडिया अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, कहने का मतलब विकासशील भारत में जाति, आधुनिकता और लोकतांत्रिक राजनीति एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। अब आप इसमें देखोगे कि किस तरीके से लोकतांत्रिक कंट्री में, मतलब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वहां पर किस तरीके से कास्ट और मॉडर्निटी एग्जिस्ट कर रही है। देखो कास्ट के इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, हमने देखे, ये भी पता है कि इंडिया का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो काफी अलग अलग तरीके से कार्य करता है, इलेक्टोरल आउटकम भी बहुत डिटरमाइन करते हैं, यहाँ के प्रेशर ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का जो एजेंडा है ना, इंडियन स्टेट्स का, लोकल, रीजनल, इंटरनेशनल लेवल पर आपको वो सब पता है। स्ट्रक्चर पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर लीडरशिप एंड प्रोग्राम, मतलब ये सारे वो एलिमेंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये वो तत्व हैं जो आपने पढ़े अभी, ठीक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है लीगल और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स को, मतलब कानूनी आपको ये पूरा अधिकार, ये पूरे मतलब एक होता है ना पूरा कानूनी रूप से वाली चीज आपको मिली हुई है कि आपको एम्पावर करने के लिए जो जो फैसिलिटीज दी जा सकती हैं वो दी जाएंगी। कम्युनिटीज ऑफ डिसएडवांटेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द गेम ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑन इक्वल बेसिस, कहने का मतलब ये है कि
लोकतांत्रिक राजनीति में, है ना, क्योंकि लोकतंत्र है तो सब पार्टिसिपेट करने का, आप सबको अलाउ कर रहे हो। सो इसमें जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है ना, आप उनको भी अलाउ कर रहे हो कि आप आओ और इक्वली पार्टिसिपेट करो। एक आपके थिंकर है GS घूरे, ठीक है, उनकी किताब है फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, 1991 में लिखी। वहां उन्होंने 6 फीचर्स बताए हिंदू कास्ट सिस्टम के। तो वो कौन कौन से हिंदू जाति व्यवस्था के मेन 6 विशेषताओं की बात करी। उन्होंने कहा सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, मतलब वो ये कहते हैं कि एक खंडीय विभाजन है, हेरारकी फॉलो होती है, क्योंकि हेरारकी भी हमने देखी किस तरीके से फॉलो होती है। रिस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स, खिलाने और सामाजिक संभोग पर प्रतिबंध। कहने का मतलब क्या है कि आप ना तो इंटरकास्ट मैरिज करोगे, ना इंटरकास्ट डाइनिंग करोगे। डाइनिंग समझते हो ना, साथ में बैठ के खाना खाना, इन सब की प्रॉब्लम्स थी। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी, प्रिविलेज ऑफ डिफरेंट सेक्शन, नागरिक और धार्मिक विकलांगता, क्योंकि आप इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं ना, और जो कुछ कुछ लोग हैं आप उनको प्रिविलेज दे देते हो। इसके अलावा लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब कि व्यवसाय के अप्रतिबंधित विकल्प का अभाव। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी काम करना है, कोई भी ऑक्यूपेशन, तो शुरुआत में अलाउ नहीं था ना, शुरुआत में तो आप लिमिटेड थे कि आप अपने कास्ट के अकॉर्डिंग ही जो काम कर सकते हो सिर्फ वो कर सकते हो, कोई और नहीं, ठीक है। सो इसकी बड़ी दिक्कत है रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज की, आप शादी नहीं कर सकते इंटरकास्ट, ठीक है। तो इस तरीके की उन्होंने एक क्या बताई थी, हायरार्की, 6 फीचर्स बताए थे GS घूरे ने। चाहो तो इनको लिख के आ सकते हो। गुरे कहते हैं स्टेट एंड रेस इन इंडिया, ये भी उनका काम है, 1932 में लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि जो नेचर है ना, वो देखो किस तरीके से चेंज हुआ। वो कह रहे हैं नेचर ऑफ चेंज वाज एक्सपीरियंस्ड इन सदर्न प्रोविंसेस विद द राइज ऑफ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। वो ये कह रहे हैं कि कैसे चेंज आया नेचर में, मतलब ये जो एक्सपीरियंस था या ये सारी चीजें थी, आप सदर्न प्रोविंसेस में देखोगे ना, नीचे साउथ में, तो वहां पर नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स भी चलाए गए थे। ये बात 12th वाले स्टूडेंट्स को पता होगी, मतलब जो आर्ट्स वाले जो 12th में पढ़ के आए हैं अभी, जो हमारे 12th वाले नहीं है, मतलब 12th वाले नहीं है इन द सेंस कि जो आर्ट्स वाले नहीं है, वो इस चीज को ऐसे समझे कि आपका जो कंट्री है ना, आपकी कंट्री 2 पार्ट्स में है, 2 क्या, वैसे तो 4 डायरेक्शन है, पर आप देखोगे नॉर्थ वाली साइड में उतना नहीं है जितना साउथ वाली साइड में ना ब्राह्मण्स को बहुत अपोज किया जाता है। तो नॉन ब्राह्मण्स मूवमेंट चलाए गए, ठीक है। और कोशिश ये की गई कि दिस अटैक ऑन हायरार्की, मतलब ये एक इस हायरार्की पर अटैक ही है ना, अगर यहाँ पर मूवमेंट चलाए जा रहे हैं तो, कि इस तरीके का मोबिलाइजेशन ना हो और कास्ट को खत्म करो, ठीक है। इंस्टेड दीज मोबिलाइजेशन हैव जर्नलाइज्ड अ न्यू काइंड ऑफ कलेक्टिव सेंटिमेंट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब ऐसी मोबिलाइजेशन होती है तो लोगों के सेंटिमेंट और अलग तरीके से जनरेट होते हैं, ठीक है। सो एक नई सामूहिक भावना पैदा होती है। इससे क्या होता है कि फीलिंग ऑफ कास्ट सॉलिडेरिटी, इन अदर वर्ड कास्ट पैट्रियोटिज्म, मतलब ऐसे में क्या होता है कि सेम कास्ट के लोग फिर आगे मिलके बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं और उनके अंदर अपनी कास्ट के प्रति देशभक्ति, या मतलब एक होता है ना कि वो भक्ति बना जागरूक होता है कि नहीं यार अपनी कास्ट के साथ गलत हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, तो गलत है, तो लोग फिर प्रोटेस्ट करते हैं मिलकर, मतलब सारी चीजें करते हैं, राइट। इसके अलावा कास्ट एसोसिएशन, रुडोल्फ बोल देते हैं, ठीक है, हालांकि एक हस्बैंड एक वाइफ है इसमें से, ठीक है। इन्होंने स्टडी किया कास्ट का फिनोमिना, ठीक है, डेमोक्रेटिक इंडिया में, मतलब इंडिया में कास्ट का फिनोमिना को इन्होंने पूरा स्टडी किया, कास्ट एसोसिएशन। इन्होंने देखा कि ये एक ऐसा एजेंट है मॉडर्निटी इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी लाइक इंडिया, मतलब वो कह रहे हैं कि कास्ट इज एज अ एजेंट, मतलब वो एक ऐसा एजेंट है जो पारंपरिक समाज में आधुनिकता का एजेंट का काम कर रहा है। समझ रहे हो बात को, कहने का मतलब है ट्रेडिशनल सोसाइटी फॉलो अप हो रही है मॉडर्न एलिमेंट के साथ, ठीक है। तभी हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, ओढ़ने पहनने से कुछ कुछ हम सोच में भी चेंज करेंगे, बट जब कास्ट की बात आती है तो बहुत कम मॉडर्निटी दिखती है। कास्ट एसोसिएशन अगर आप देखोगे तो ये किस तरीके से वर्क करते हैं, प्रेशर ग्रुप समझते हो ना, पॉलिटिकल का डायरेक्ट पार्ट नहीं होते पर पूरा रोल प्ले करते हैं, पूरा माहौल तैयार कराते हैं ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल मोबिलिटी में कास्ट कम्युनिटीज की, मतलब कि जो आपकी जाति समुदाय के नाम पर जितनी भी सामाजिक गतिशीलता है वो निरंतर बनी रहे। रजनी कोठारी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके वो है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नेट वेट के लेवल के जो एग्जाम होते हैं, आप उनमें देखोगे किताब के नाम ना कॉम्पिटेटिव में पूछे भी जाते हैं, मतलब ऐसे बुक्स के नाम दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि ये किस राइटर के, तो 4 राइटर के नाम दे देंगे। तो आपको बताओ रजनी कोठारी की किताब है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1970, ठीक है। उन्होंने आर्ग्यू किया, उनकी फेमस आइडियोलॉजी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज हेल्पिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ना वो हेल्प कर रही है आपके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे कास्ट है, ठीक है, उसको क्या करने में, उसको पुनर्जीवित करने में, ठीक है, या फिर उसको रीएस्टैब्लिश कर रही है ताकि उसकी वैधता बनी रहे, ठीक है। मतलब वो कास्ट के बारे में बता रहे हैं स्टडी करके। वो कहते हैं जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है ना, तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो होता है, मतलब राइट टू वोट है ना 18 साल पे, तो वो कहते हैं इसमें क्या होता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज फॉलो होती हैं, ठीक है। लोकली मिडिल लेवल डोमिनेंट जो कास्ट ग्रुप है आपके, ठीक है, वो इसमें बहुत एक्टिव होते हैं। और आप देखोगे यही चीजें हैं जिसकी वजह से इनको पॉलिटिसाइज किया जाता है, मतलब
एक होता है ना जाति के नाम पर राजनीति करने का, बहुत सफल तरीका यही होता है। 1980s में अगर आप देखोगे, उसके डेकेड्स में 1990s में आप देखोगे किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कास्ट पॉलिटिक्स के रिलेशन का। कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी टू पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पहले क्या होता था, पॉलिटिक्स विचारधारा के आधार पर होती थी कि हमारी तो ये विचारधारा है, कांग्रेस की ये, बीजेपी की ये, अलग अलग पार्टीज की अलग अलग विचारधारा। अब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, ठीक है, प्रतिनिधित्व के आधार पर। तो यादव योगेंद्र, ठीक है, और आपका पलशिकर एंड सुहास, मतलब ये इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया इस बात में। सुदीप्ता कविराज थिंकर हैं जो ये नया कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं इस न्यू सोशल मूवमेंट में। वो एक क्वेश्चन उठाते हैं कि ये जो क्वेश्चन ऑफ कास्ट है ना, वो उसको पॉलिटिक्स के साथ फ्रेम करते हैं। वो क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर्टिकुलरली बाय दलित ग्रुप। वो ये कहते हैं कि देखा जाए ना तो दलित ग्रुप के थ्रू भी क्या किया जाता है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। मतलब लोग यार जात के नाम पे वोट मांगते हैं ना, फिर कि हम आपकी कास्ट से खड़े हुए, आप हमें मौका दो ताकि हम आए और हम आपके लिए काम करें, वो वाला कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट, अगर आप देखोगे शेड्यूल कास्ट की जो आइडेंटिटी है, एक्स अनटचेबल कम्युनिटीज इज कंस्ट्रक्टेड, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी मतलब अछूत समुदाय है ना, उनकी पहचान बनाई जाए, मॉडर्न आइडेंटिटी क्रिएट की जाए, मोबिलाइज किया जाए, नए नए लीडर्स को एरोस किया जाए, जो दलित ग्रुप है वो मिलकर काम करें। यूज्ड द लैंग्वेज ऑफ इक्वालिटी, लैंग्वेज कौन सी यूज की जाएगी, इक्वालिटी की, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन की, कि हाँ हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, हम आपको इक्वालिटी दिलाएंगे। तो ये सारी चीजें। शाह करके एक थिंकर है, वो अपनी किताब कास्ट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया 2002 में लिखी, उसमें वो सपोर्ट करते हैं कि जो नई क्लास है पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप की, जैसे आप देखोगे सचेस कांशीराम, ठीक है, मायावती, मतलब ये न्यू बाद में बनी ना, इनिशियली तो नहीं थी, ठीक है। तो जब ये इमर्ज हुई, ठीक है, सो आप देखोगे इनके साथ कैसे अनटचेबिलिटी, मतलब इन्होंने भी तो एक्स अनटचेबिलिटी कम्युनिटीज के बिहाफ पर ही अपनी पार्टी बनाई ना, कि भाई आइडिया ऑफ दलित आइडेंटिटी, मतलब इन्होंने दलित के नाम पे ही तो वो पार्टी बनाई और दलितों को मोबिलाइज करने की कोशिश की। और इसमें यही हुआ, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को यूज किया गया कि मतलब एक कहते हैं ना दलित्स की पार्टी थी ये बेसिकली। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके के ना ब्लॉक्स को क्रिएट किया जाता है ताकि अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को किया जा सके, ठीक है। सो ये वाली चीज। इसके अलावा आप देखोगे किस तरीके से डिक्लाइन हुआ बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स का नॉर्दर्न इंडिया में, मतलब नॉर्थ वाले साइड में, ठीक है। उत्तर भारत में पिछड़ी जाति की राजनीति का पतन कैसे हुआ, सो वो देखते हैं। सो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से डिक्लाइन हुआ है ना नॉर्दर्न इंडिया में। सो नॉर्दर्न इंडिया का अगर आप देखोगे तो बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया टुक अ सिग्निफिकेंट चेंज। देखो 1980s और 90s का वो टाइम है जिस टाइम पे क्या हुआ, सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस हुआ था, ठीक है, मतलब दूसरे लोकतांत्रिक उभार का वो टाइम था जिस टाइम पे पॉलिटिक्स आपकी काफी चेंज हो रही थी। सो योगेंद्र यादव जैसा कहते हैं या जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप सच एज कांशीराम, राम मनोहर लोहिया, ये बहुत ज्यादा एबल हो गए थे उस टाइम पे अचीव करने के लिए बैकवर्ड क्लास होमोजेनाइजेशन ओनली partially because backward class politics took a new trajectory with other marginalized group। समझ में नहीं आया होगा, आई नो कि नॉर्मल पढ़ दिया, अब इसको समझाती हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में। देखो 1980s और 90s का वो टाइम था जिस टाइम पर आपकी डेमोक्रेसी का एक अलग लेवल गया, ठीक है। इसमें जो मेन चीजें हुई, जैसे योगेंद्र यादव कहते हैं कांशीराम, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, ये मतलब ऐसे आपके पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने ना ये देखा कि किस तरीके से जो आपकी बैकवर्ड मतलब कास्ट है वो किस तरीके से अपने आंशिक रूप से, मतलब एक होता है ना कि इमर्ज करने की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली बैकवर्ड क्लासेस की, कि वो आकर किस तरीके से मर्ज कर रही हैं, नए नए जो आपके पॉलिटिकल मतलब ग्रुप्स बन रहे हैं वो कास्ट के नाम पे ही बन रहे हैं, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट था कि जिस तरीके से इन्होंने अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के साथ न्यू ट्रेजेक्ट्री किया, समझ रहे हो कि किस तरीके से इन्होंने नए नए ग्रुप को मिलाकर एक नई पॉलिटिक्स करी जात के नाम पे, कास्ट के नाम पे, ठीक है। और ये वो वाली चीज है कि एक तरफ ये इस नजरिए से भी देखी जाती है चीजें कि आपने कास्ट के नाम पर कि अपनी कास्ट को, कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए किया ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन हो, वो डेवलप हो पाए, ठीक है। बट एक वो वाली बात भी हो जाती है कि थोड़ा सा फिर वो सेपरेशन वाली चीजों में भी चला जाता है, ठीक है। आप ये देखोगे सबाल्टन क्लासेस टू डिस्प्लेस कास्ट पॉलिटिक्स बाय क्लास पॉलिटिक्स। अब देखो धीरे धीरे क्या होता है, कास्ट पॉलिटिक्स चल रही है, अब वो शिफ्ट होगी क्लास पॉलिटिक्स पे, क्योंकि अब क्लासेस भी तो मर्ज हो रही है ना, देखा जाए तो अब आपकी अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये क्लासेस भी तो मर्ज हो रही हैं, तो उसका भी फर्क पड़ेगा जहां पर इकोनॉमिक फिनोमेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एक चीज को और ध्यान रखना, जब इकोनॉमिक फैक्टर आता है ना तो वो आपका इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सोशल और पॉलिटिकल सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप इकोनॉमिकली अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ना तो फिर सोशल और पॉलिटिकल दोनों चीजें ही आप झेल लोगे या फिर हो जाएंगी वो चीजें, क्योंकि पॉलिटिकल
जो चीजें चलती है ना, उसका जो बैकग्राउंड है ना वो इकोनॉमिकली ही है। जितनी भी आज राजनीति हो रही है, जो भी हो रहा है भाई, वो सारा अगर पैसा ही ना हो इनके पास तो किस नाम पे राजनीति करेंगे, राइट। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि डिक्लाइन हो रहे हैं किस तरीके से जो बैकवर्ड मूवमेंट है नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर क्या हो गया, एलिट क्लास बहुत ज्यादा मतलब हो गई है, राइज हो चुका है। मतलब यहाँ पर जो अपर क्लास है वो काफी दिखेगी आपको, और इनके जो वो कहते हैं ना एलिट बेस्ड लीडरशिप ऑफ बैकवर्ड कास्ट, कहने का मतलब बैकवर्ड कास्ट के ही लीडर हैं पर एलिट हो चुके हैं, अमीर हो चुके हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो ऐसे में वो फेल हो जाते हैं कि वो मास की बात को, मास समझ रहे हो, जनता की बात को, या फिर जो भी रेशियल मूवमेंट के ऊपर जो भी बातें होती हैं उसको वो एड्रेस करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक कहते हैं ना हवा लग जाती है पैसों की, वो वाला सिस्टम। AK वर्मा अपनी बात कहते हैं, वो बात कहते हैं नॉर्थ इंडिया के बारे में कि जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं वो शिफ्ट हो गए हैं फ्रॉम इनर कास्ट एक्सप्लॉइटेशन टू इंट्रा कास्ट एक्सप्लॉइटेशन। इंटर टू इंट्रा, इंट्रा समझ रहे हो, अंदर ही अंदर अपनी ही कास्ट का एक्सप्लॉइटेशन, और इंटर होता है जो एक दूसरे की। मतलब इंटर मतलब ये हुआ कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, मैं अलग अलग शेप बना के दिखा देती हूँ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जबकि इंट्रा का मतलब क्या है कि ये सेम ही कास्ट में है, सेम ही कास्ट के अंदर, मतलब कोई पर्सन था वो खड़ा हुआ कास्ट के नाम पे कि भाई मेरे को वोट दो, मेरे को जिताओ, मैं आपका नेता बनूंगा, मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराऊंगा। आपने उसको चुन दिया, वो बंदा एलिट हो गया क्योंकि पॉलिटिकली हो गया, बहुत पैसा मिल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, पावर मिल रही है, बंदे का नाम है, ठीक है। पर अब वो आप लोगों को नहीं सुन रहा, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर रहा, क्योंकि अब वो अपने लोकल लैंग्वेज में कह लो हवा लग गई है उसको। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, वो इंट्रा कास्ट एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, अपने ही कास्ट का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, ठीक है। सो कास्ट का जो रिलेशन है ना इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कत वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कास्ट की फिर सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मतलब हर बंदा जो सेम कास्ट वाला भी होगा वो भी दिखाएगा भाई मैं तुमसे सुपीरियर हूं, क्योंकि पैसे और पावर में तो सुपीरियर हो गया, ठीक है। और इंट्रा में इंटर में अगर देखोगे तो इंटर में ये है कि वो वैसे भी अपना दिखाते ही हैं कल्चर इंटर में, तो ठीक है। सो ये वाली चीजें काफी कॉन्फ्लिक्चुअल हो जाती हैं कास्ट के नाम पर। वर्मा AK वर्मा ही है, ठीक है, वो कहते हैं जो वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज है ना वहां पर ज्यादा फोकस होता है आइडियोलॉजी पर, मतलब वहां पर आइडियोलॉजी के बिहाफ पर पॉलिटिक्स होती है। जैसे हमारे यहाँ पर कास्ट वाली चीज से शिफ्ट हो चुकी है काफी चीजें, ठीक है, वहां पर क्या है आइडियोलॉजी के बिहाफ पर है। इंडिया एक्सेप्ट करता है वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल को, ठीक है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारी सोसाइटी कैसी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, मल्टीकल्चरलिज्म है, हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी समझते हो, जहाँ पर अलग अलग चीजें होती है ना, अलग अलग धर्म है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग रिलीजन है। धर्म रिलीजन एक ही बात हो गया, ऑल दो मतलब कल्चर ट्रेडिशन रिचुअल्स वो सब, ठीक है। सो वो कहते हैं कि ये सब ना मेन फैक्टर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कास्ट रिलीजन लैंग्वेज एथनिसिटी ये सब हमारे यहाँ पर पासा पलट देते हैं पूरा का पूरा। कंक्लूजन में अगर आप देखोगे तो अगर मेन चीज देखी जाए तो जो स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट है वो वेरीज करता है रीजन टू रीजन। मतलब साउथ का थोड़ा अलग हिसाब किताब होगा, नॉर्थ में जाओगे वहां अलग दिखेगा, वेस्ट में अलग और ईस्ट में अलग, ठीक है। ये बात भी सही है कि स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा वेरी करता है, मतलब एक कास्ट का स्ट्रक्चर दूसरे कास्ट के स्ट्रक्चर से जरूरी नहीं है मैच करे। जैसे आइडियोलॉजी में डिफरेंस होता है ऐसे ही कास्ट के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। ये बात सही है कि जो कास्ट है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया के कोर नेचर को, इंडिया का जो कोर पावर स्ट्रक्चर है वो कास्ट के बिहाफ पर ही तो है, हमने शुरुआत में ही पढ़ा, ठीक है। ये बात भी सही है कि यही चीजें धीरे धीरे क्या होती हैं कैरेक्टरिस्टिक बनती हैं, है ना, कि आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डेवलप होता है इन सारी चीजों से। और इसी प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर सही तरीके से चीजें नहीं हो पाती, क्योंकि इट्स बोथ एन इंस्टीट्यूशन एज वेल एज आइडियोलॉजिकल। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो इंस्टीट्यूशनल और आइडियोलॉजिकल दोनों तरीके से है। अदर एंड पे देखोगे व्हेन इट इज लुक्ड फ्रॉम द लेंस ऑफ एन आइडियोलॉजी, अगर आप आइडियोलॉजी के लेंस से देखोगे देन कास्ट बिकम अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। अगर आइडियोलॉजी के हिसाब से चलोगे तो कास्ट एक बिलीफ सिस्टम है ना, जिसको लोग लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ भाई मतलब लोग कहने को कॉन्स्टिट्यूशन में है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट स्टिल आज भी लोग मानते हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं, ऐसा मानते हैं उन्होंने, मतलब बिल्कुल ही वो चीजें मतलब मान्यता के तौर पे फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे में क्या होता है रीइंफोर्स होता है फ्रॉम प्रिवेलिंग फ्रेमवर्क ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। और ऐसे में वही है कि असमानता और भेदभाव के जो ढांचे हैं वो और ज्यादा मजबूत होते हैं। सो ये था तुम्हारा कास्ट वाला, ठीक है। देखो कास्ट हो गया है कंप्लीट। आई एम प्लानिंग कि देखो 43 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है कंटेंट, तो आई गेस अगर क्लास और शुरू करूंगी तो वो 1.5 घंटे से भी ऊपर निकल जाएगा, तो उसको ना नेक्स्ट वीडियो में ही रखते हैं ताकि आप लोग भी बोर ना हो, पढ़ने में इजी रहेगा। एक कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो गया फिर वो नेक्स्ट वाले पार्ट में कर लेंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। सिर्फ पेपर के पर्सपेक्टिव से पढ़ो, वैसे बहुत अच्छी चीज है सीखने वाली, अपन को सीखते भी हैं, ठीक है। बट इस चीज को इमोशनली फैक्टर में अगर लेके भी समझना है तो इट्स ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। बट हाँ ये कि कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, है ना, तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। उम्मीद है नोट मेकिंग कर ली होगी आपने, ठीक।
बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, 5000 का टारगेट है, पहुंचा दो उसको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, शेयर कर देना अपनी सभी फ्रेंड्स को। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी बना के अपलोड कर दूंगी, सो डोंट वरी, ठीक है। बाकी करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, बाय।